न्यूज परिवार में आप सबका स्वागत है। बीबीएस न्यूज परिवार बीबीएस न्यूज पावर। नमस्कार, बीबीएस न्यूज पावर में आप सबका स्वागत है। आज के विशेष बुलेटिन में हम बात करेंगे कि सावन सोमवार से शुरू हो रहा है। इस सावन के महान पर्व पर हमारे प्रदेश के महानतम मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी भी पधार रहे हैं, वो भी पूर्वांचल के आजमगढ़ मंडल में। यह आजमगढ़ मंडल के लिए बहुत ही अच्छा है कि एक राजनीतिक इलेक्शन जैसे महान पर्व के खत्म होने के तत्काल बाद, सरकारें बन जाने के बाद, पहली बार चुनावी एनालिसिस के बाद हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आजमगढ़ मंडल को अपनी प्रथम प्राथमिकता देते हैं। लेकिन उसी आजमगढ़ मंडल के आजमगढ़ से लेकर बलिया तक तमाम बाढ़ पीड़ित एरियाज के लिए न ही बजट में कोई व्यवस्था है, न मुख्यमंत्री के कोष से कोई ऐसी व्यवस्था है, न प्रशासनिक अधिकारियों के पास ऐसी कोई सोच और प्लान है। इसके बावजूद भी करप्शन को लेकर के खुद उनके अपने विधायकों और सांसदों के बीच में जिस तरह का ओपिनियन कि आज तक थानों से लेकर तहसीलों पर इस तरह की दलाली का केस नहीं देखा। जब ऐसी विचार सुनने को मिले तो मुख्यमंत्री जी का निश्चित रूप से कुर्सी के नीचे गर्मी पैदा हुई, और जब वो गर्मी पैदा होती है तो निश्चित रूप से डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए ही जाते हैं, और एक डिसिप्लिन माइंडसेट उस पर एक्शन लेता है। क्या प्रशासनिक व्यवस्थाएं और प्रशासनिक तंत्र के जो अभ्यस्त भ्रष्ट सोच के अधिकारी हैं, क्या उनका इन डिसिप्लिन एक्शंस का कोई असर पड़ता है? यदि इन डिसिप्लिन प्लान को के एग्जीक्यूशन में ये भ्रष्ट अधिकारी यदि अपनी आदतों के अनुकूल उसका अनुपालन नहीं करते तो क्या मुख्यमंत्री पर यह प्रश्न उठता है या उठना चाहिए कि उनकी योग्यता वास्तव में ऐसे अधिकारियों को हैंडल करने की नहीं है। बस यहीं से विपक्ष का हथियार बन जाता है और पक्ष की कमजोरी बनती है। एक बार फिर से आपको स्वागत है। अब चलते हैं जमीन के उस सच की तरफ। क्या सोमवार को लगभग 11 बजे के करीब मुख्यमंत्री पहुंचते हैं पूरे दल बल के साथ। हमारे सांसद निरहुआ जी भी पहुंचते हैं। निरहुआ जी ने भी कहा कि हमारे महानतम मुख्यमंत्री के पहुंचना हम सब के लिए गर्व का विषय है। लेकिन क्या समस्याओं के अंत पर भी गर्व का विषय बनेगा हमारे सांसदों और विधायकों के लिए? क्या वास्तव में जमीन से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए विधायक जो जीत जाते हैं और फिर भूल जाते हैं? आदरणीय सांसद के हारने का क्या कारण है? क्या वास्तव में एनालिसिस हुई? क्या उसकी एनालिसिस इस बात में ठीक हो जानी थी कि सावन शुरू हुआ है, कावड़ जाना है, और मुख्यमंत्री ने फटाफट और उसके बाद कुछ मीडिया चैनल्स बहुत आसानी से एक बहुत बड़ा राजनीतिक स्टेप लिए जाने का, हिंदुत्व का कार्ड खेलना शुरू कर दिया यशस्वी मुख्यमंत्री के पक्ष में। यह वही फैसला है जिस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक्शन लेने से प्रतिबंधित कर दिया। अब वो मीडिया चैनल्स जो इसको बहुत बड़ा पॉलिटिकल कार्ड समझ रहे थे, प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे, पार्टीगत नीतिगत अपने वैचारिक संबंधों के चलते, क्या वो जमीनी व्यवहारिक और एक चौथे स्तंभ के जो दायित्व की सीमा है उसके अंदर वो उचित फिट बैठता है, या उनके बिकाऊ चरित्र की कहानी की एक नई स्टोरी जुड़ जाती है प्रमाणिकता के साथ? ये विचारणीय है सब। हम इन्हीं बिंदुओं के साथ अब अगले पड़ाव पर बात करते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी पहुंच तो गए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी आजमगढ़ पहुंच गए, बलिया भी पहुंच गए, एक्शन भी लिया, सिर्फ कार्यकर्ताओं और जो है अपने सांसदों विधायकों के साथ मीटिंग में कर ली। लेकिन
इन सांसदों विधायकों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों के तमाम इंस्ट्रक्शन दिए जाने के बावजूद क्या फैसले आदरणीय मुख्यमंत्री के अनुकूल हो जाएंगे? आदरणीय निरहुआ जी से मेरा प्रश्न है, मात्र लगभग 3 साल अभी बचे हुए हैं, 2027 आना दूर है। यदि 2027 आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप तो काफी लंबे समय तक सांसद रह कर रिटायर्ड हुए हैं, लेकिन आपको अवंतिकापुर धाम की कहानी सुनाई नहीं दी। कोटिला से लेकर मेहनगर रोड तक जो लिंक रोड था 5-6 किलोमीटर का मात्र, वो आपको दिखाई नहीं दिया। आपको अवंतिकापुर धाम से रानी की सराय जो 4 लेन है, हाईवे है, उसको जोड़ने वाला मात्र 2.5 से 3 किलोमीटर का रास्ता, जिससे कि 50,000 लोगों को रोजगार मिल जाता। क्या आपने कभी विचार किया? नहीं किया तो क्या अभी इन 3 सालों में उस विचार को जमीन पर उतारने की कोशिश करेंगे? क्या इस प्रशासन पर इतना दबाव बनाएंगे कि ये हमारे 45 वर्षों से 9 बार के चुने हुए विधायक के क्षेत्र में मात्र 2.5 से 3 किलोमीटर की बना जो सैंक्शन रोड है, उस सैंक्शन पर मट्टी भी पड़ गई, लेकिन उस पर बस वो रोड नहीं बन पाई। उससे पहले वो सारी मिट्टी गल करके लोगों के खेतों में बह जाती, या फिर लोग उस मिट्टी को ही खोद करके उठा ले जाते। लेकिन न तो लेखपाल बोलता, न कानीगोह बोलता, न प्रशासन का कोई तंत्र बोलता। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को तो लावारिस क्षेत्र हो। तो ऐसी कौन सी हम प्रशासनिक व्यवस्था का इन पिछले 7 सालों में या केंद्रीय सरकार के 10 सालों में ऐसा हमने आजमगढ़ को क्या दिया जिसके चलते आजमगढ़ के लोगों को बीजेपी को जिता देना चाहिए था? क्या यह एक विचारणीय विषय नहीं होना चाहिए? या 2027 में होने वाले चुनाव में एक 9 बार का विधायक जो अपने क्षेत्र के लिए कुछ भी काम न किया हो, उसके बावजूद भी किसी पार्टी के पास इतनी हैसियत नहीं कि एक ऐसा कर्मठ योग्य विधायक लाके खड़ा कर दे और कहे कि देखो हमने ये काम कराया है, हम विधायक नहीं थे, अपनी सरकार से हमने ये काम करा दिया। छोटे। ये एक विधायक से अपने लोकल स्तर के काम ही कराने होते हैं, वो काम छोटे ही होते हैं। कहीं लिंक रोड बनना है, कोई गांव का रास्ता बनना है, कहीं मंदिर से मेन रोड का रास्ता बनना है, कहीं स्कूल खोलना है, कहीं स्कूल के लिए जाने वाले रास्ते बनाने हैं, कहीं कर्मचारी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं लेखपाल पैसे ले रहा है, किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, आग शरीर में खुद की एक जीवन शरीर में आग लगानी पड़ जा रही, युवा आत्महत्या कर रहा है, भ्रष्टाचार से ग्रसित होकर रोज कोर्टों की दलाली के जो है तस्करी से परेशान होकर के। न्यायिक तस्करी और दलाली की सुपारी क्या राष्ट्रीय तंत्र का हिस्सा है? क्या राष्ट्रीय गर्व का हिस्सा है या राष्ट्रीय शर्म का विषय है? ये जबकि खुद विधायक से लेकर मंत्री तक के लोग कह रहे हैं, तो क्या तब भी इसकी गवाही नहीं होती? क्या लोक अदालतों को इस बात पर अपनी मर्यादा का विषय नहीं बनाना चाहिए? क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को कुछ ऐसे पैरामीटर्स नहीं डिसाइड करने चाहिए? क्या वास्तव में सुप्रीम कोर्ट को खुद ऐसे विषयों पर जहां पर एक नंगी तस्वीर चारों तरफ से सुनाई और दिखाई दे रही हो, किसी एक पर्टिकुलर प्रदेश के अंदर जो सुशासन के लिए जाना जाता, जो बुलडोजर राजनीति के लिए जाना जाता, उसे बुलडोजर प्रशासन नहीं कहा जाएगा, बुलडोजर राजनीति ही कही जाएगी, क्योंकि उसने न्यायपूर्वक बुलडोजर चलाने नहीं बल्कि जाति आधार पर, पक्षपातपूर्ण आधार पर वो बुलडोजर का गुंडागर्दी थी, सरकारी गुंडागर्दी थी। क्या ये कहना अपराध होगा? ये विषय है। यदि वास्तव में आप जनता से जुड़ना चाहते हैं और ये सरकारों पे रह करके जनता के स्वाभिमान का सम्मान भी अपना सम्मान समझते हैं, तो निश्चित रूप से बुलडोजर के गुंडाराज को खत्म करना होगा। तो आपका स्वाभिमान कभी नहीं हो सकती। जो जनता के सीने पर बुलडोजर चढ़ा करके आप नैतिकता का सम्मान कभी नहीं साबित कर सकते। इसलिए सरकार की सत्ता के अहंकार में भ्रष्ट अधिकारियों की दी गई सोच को अपनी राजनीतिक पराकाष्ठा का बिंदु समझना, यह शायद राजनीति के इतिहास का सबसे बड़ी भूल है, और जिसका परिणाम 2024 है। उसके बावजूद भी रावण जैसे आप अपना नाम बताओ, अपना एड्रेस बताओ, अपने स्टाफ बताओ। अरे आज 75 साल की आबादी में पिछले तुम्हारे 5 साल बीते, उसमें तुमने नहीं कर पाए। अब ये
हारने के बाद तुम्हारे को ये कौन सी सद्बुद्धि आ रही है? निश्चित रूप से यह राजनीतिक फेल्योर की सबसे बड़ी कहानी है। आदरणीय ऐसे तमाम नेताओं को, ऐसी पार्टी प्रमुखों को विचार करना होगा कि आखिर विनाशकाली विपरीत बुद्धि के रास्ते पर हम चलने के लिए बाध्य क्यों हो जाते हैं? ऐसी कौन सी कारण है, ऐसी कौन सी बाध्यता है, ऐसी कौन सी मजबूरी है? एक तरफ हम सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, जो बाबा रामदेव पर कल भ्रष्टाचार के जो है आरोप लग रहे थे, कोर्टें उन्हें फटकार रही थी और इसी बीजेपी के लोग बाबा को के खत्म होने की कहानी की स्टोरी ट्वीट कर रहे थे, फेसबुक पर लिख रहे थे। और उसके बाद उसी उत्तर प्रदेश की ये यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ के सनातन सभा बुलाई जाती है। उस सनातन सभा में सनातन धर्म की रक्षक के रूप में रक्षक ध्वज बनकर बाबा रामदेव पधारते हैं। मोदी और गृह मंत्री से तो दूर हो गए, लेकिन प्रदेश के आदरणीय हिंदवी मुख्यमंत्री से साथ हो गए और सनातन संस्कृति के नाम पर हिंदवी संस्कृति का झंडा फहराने लग गए। अब क्या स्वामी रामदेव ईमानदारी और नैतिकता के प्रतीक बन जाएंगे? क्या उनकी मेडिकल सर्टिफिकेटें अब सब की सब अच्छी हो जाएंगी? क्या बीजेपी का फिर से वो भूल जाएंगे कि 15 लाख हमने वापस कराने का वादा किया था भ्रष्टाचार का पैसा वापस लेकर के? क्या वो पूछेंगे कि ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या योगी आदित्यनाथ उसके हिस्से नहीं है? मेरे समझ से आदरणीय मुख्यमंत्री को और बाबा जी जैसे तमाम बुद्धिजीवी यशस्वी संत महात्माओं को भी विचार करना चाहिए कि जो आज का विचार आप पे लागू होता है वही कल का भविष्य आपसे पूछेगा कि आपने फला जगह पर इसी तरह के स्टेटमेंट दिए और आज आप ऐसी बातें कर रहे हैं। निश्चित रूप से हर भारतीय को इस पर ध्यान देना चाहिए और अपने क्षेत्र के लिए विधायक हमेशा उसकी योग्यता के आधार पर चुनना चाहिए, चाहे उसके लिए आपको निर्दलीय प्रत्याशी क्यों न जिताना पड़े। आज बड़ी सरगर्मी के साथ चर्चा हो रही है कि क्या इस 2027 की विधानसभा में आजमगढ़ का जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड इस बार 2 लोकसभा और 10 की 10 विधानसभा किसी एक पार्टी को गई, क्या अगली बार भी ऐसा ही होगा? क्या यह सिलसिला रिपीट होता रहेगा, चाहे जनता बर्बादी के शिकार पर होती रहे? अब जनता क्या ऐसे किसी निर्दलीय व्यक्ति को सदर विधानसभा से चुनने जा रही है? जैसा कि किसी भी गांव, किसी भी मोहल्ले, किसी भी समाज में चले जाइए, वहां पर बात यही हो रही है कि किसी निर्दलीय को आना पड़ेगा जो पार्टियों की तलगत राजनीति से ऊपर होगा और समाज का व्यक्तित्व बनेगा और समाज की आवश्यकताओं का व्यक्तित्व बनेगा, समाज को न्याय दिलाने की आवश्यकताओं को व्यक्तित्व बनेगा, जो न्यायिक तस्करी और न्यायिक दलाली के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा सकेगा और लोगों के रोजगार की गारंटी के रास्ते ढूंढ सकेगा और जो आवश्यक आवश्यकताएं हैं विधायक निधि से होने वाले काम जो है बिना कहे करा सके और थानों और तहसीलों की दलाली के कोठों को बंद करवा सके, ऐसा विधायक चाहिए। अब लोग ये दलाली के कोठों से आतंकित हो चुके हैं, ये सरकारों को भी समझ लेना चाहिए और न्यायिक तंत्र को भी समझ लेना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि जनता की उस आवाज़ को पहचाने, अपने लोकल इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों से पता करना चाहिए ये आईबी वगैरह किस लिए बनी हुई है, ये जनता में क्या चल रहा है। जनता का आक्रोश 2024 के इलेक्शन में दिखाया है, वो रोड पे आए, उससे पहले ये व्यवस्थाएं सुधरने के रास्ते पे चली जाए। जैसा कि मुख्यमंत्री ने अपेक्षा किया है कि 3 महीने का समय है, सारे प्रशासनिक अधिकारी सुधर जाए या उनकी फिर से एक नई रिपोर्टिंग का सिस्टम डेवलप करना होगा। इसके लिए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को बतौर सीएम हम बधाई देते हैं और एक बहुत ही सही समय पर सही एक्शन लेने का जो प्रयास उन्होंने किया, यही एक मुख्यमंत्री, अच्छे मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है। जो उन्होंने प्रयास किया इसके लिए उनको बधाई के पात्र है और प्रशासन बधाई के योग्य बनने की अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाए। यशस्वी मुख्यमंत्री के जो उनका अपेक्षाएं हैं उस पर खरे उतरे, उनके मान सम्मान की रक्षा करने में प्रशासन अपने सहयोग की भूमिका निभाए। जय भारत, जय गीता, जय संविधान। आइए सुनते हैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री के बारे
सावन मास के शुभ पर्व की ढेरों बधाइयाँ। इसी के साथ आइए हमारे यशस्वी भूतपूर्व सांसद एवं वर्तमान मुख्यमंत्री के मुखारबिंद से उन्हीं की अच्छाइयाँ सुनते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा बजट आ चुका है। बजट उत्तर प्रदेश गायब है। इतनी बड़ी हार के बावजूद जहाँ से एक मुख्यमंत्री के साथ साथ देश का प्रधानमंत्री 3.5 लाख वोटों से हार चुके, उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के लिए कोई पैकेज नहीं। ऐसा क्यों? कांवड़ के नाम पर राजनीति और राजनीति के नाम पर हिंदुत्व की लड़ाई को खुद मीडिया प्रमोट कर रहा है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया। यह क्या यशस्वी और तेजस्वी विवेकशील राजनीति का हिस्सा हो सकता है? तो आप देख सकते हैं कि बाबा स्वामी रामदेव जी मोहन भागवत जी के साथ कुछ गुफ्तगू करते हुए, जिससे बात जनता तक संदेश पहुंच सके कि अब आदरणीय मुख्यमंत्री और मोहन भागवत जी स्वामी रामदेव के साथ हैं। और चूंकि वो रामदेव जी एक यशस्वी हिंदू रक्षक सनातनी संत हैं, अब इतने विद्वान लोग भी सनातन और हिंदुत्व के बीच में खड़े एक नए धार्मिक विद्वान की कहानी के सर्टिफिकेट बनते हैं। शायद ये भी एक बहुत ही विचारणीय और विषय है, और जनता और समाज और इन भगवाधारी संतों को विचार करना ही होगा, तभी भारत की सनातनीयता और उसका संवैधानिक चरित्र और गीता में बताए गए सनातन धर्म की परिभाषा के गौरव को बढ़ाया जा सकेगा। पोंगापन कभी सत्य का आईना नहीं हो सकता, धर्म की परिभाषा का आधार नहीं हो सकता। आत्मविश्वास से बीजेपी हारी, अति आत्मविश्वास से बीजेपी हारी। 400 के नाम पर संविधान को बदलने का जो संकेत था, इंडिकेशन था, उससे बीजेपी हारी। बीजेपी इस बात से हारी कि हम जो काम किए उसको जनता तक नहीं पहुंचा पाए। क्या ये सारी कमजोरियां डबल इंजन की सरकार और लगातार 10 सालों की सरकार रहने के बावजूद सिर्फ अहंकार से ही नहीं पैदा होती हैं क्या? जिस पर ऐसे फैसले होते हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट को बैन लगाना पड़ता है, चाहे वो केंद्र सरकार के फैसले हों चाहे स्टेट गवर्नमेंट के फैसले हों। यह वही कांवड़ है जिसको मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बनाते हैं, वो भी कहाँ पर? जहाँ देवभूमि कहा जाता है, हिंदुत्व का गढ़, वहाँ पर मुसलमान ही बनाते हैं। मुस्लिम परिवारें इसी पर उनका जीविकोपार्जन चलता है। स्वयं एक ऐसा फैसला किया जिससे विपक्ष को अपने प्रमोशन का एक और मौका मिला। अब ये देखिए, उसी उत्तर प्रदेश के अंदर की एक घटना है कि 3 हिंदुत्व लड़के, कट्टर हिंदुत्व वाले, और 300 केली गौ मांस को के साथ पुलिस के गिरफ्त में हैं। यदि यह गिरफ्त में नहीं आते तो तमाम न जाने कितने लोगों के वहाँ हत्याकांड होता और पलवा होता, जैसे पूर्व में ऐसा हो चुका है, और बदनाम एक कम्युनिटी हो जाती। यह वही कम्युनिटी फारसी कम्युनिटी है, मुगलिया परिवार की एक्सटेंशन, लेकिन विशुद्ध भारतीय है। वह उनकी बाध्यता थी, राजनीतिक बाध्यता थी, क्योंकि 2 तरह के संघ एक तरफ से लड़ रहे थे। एक तरफ हिंदुत्व का कट्टरपंथी ढूंढ समाज था और दूसरी तरफ मुस्लिम कम्युनिटी को ज्वाइन कर। सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार को दोपहर 11 बजे आजमगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने कलेक्ट्रेट में मंडलीय बैठक की। बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारी निर्देश के बाद भी काम नहीं करते। साथ ही जनप्रतिनिधियों ने कई मामलों की रिपोर्ट सीएम के सामने पेश की। इसके बाद सीएम योगी ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि ये हालात सुधरने चाहिए, वरना जिम्मेदारी तय की जाएगी, सख्त एक्शन लिए जाएंगे। आज आजमगढ़ का भी सौभाग्य है और हम सब का सौभाग्य है कि सावन के पहले ही सोमवार के दिन पूज्य महाराज जी आए आजमगढ़ में और पूरे मंडल की उन्होंने बैठक लिया और सभी विकास कार्यों के साथ साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा भी किया उन्होंने, और आदेश भी किया कि जो भी कार्य हैं वो 3 महीने के अंदर पूरा कर लिया जाए। जो भी कार्य चल रहा है उसके चाहे जो भी विवाद हैं उनको भी निस्तारण किया जाए। और जल मिशन की योजना हो, चाहे वो
किसी भी जैसे राजस्व विभाग के जितने पेंडिंग मामले हैं उनको तुरंत जो है निस्तारण हो, जितने माफिया हैं, जितने ऐसे लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई तो हो ही रही है, पहले से ही हो रही है। और उसके अलावा जो भी आजमगढ़ में ये हमारे यहाँ जनपद में जो श्रावण मास है उसमें विशेष तौर से यहाँ पे सोमवार पे यहाँ पे भीड़ रहेगी, जो कि मुख्य मुख्य हमारे मंदिर हैं, जैसे कि यहाँ जनपद मुख्यालय पे जो भवरनाथ चौराहा वहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है। और इसके अलावा ये जानकारी मिली है कि बनारस साइड से कुछ लोग आते हैं जो कि कांवड़ लेने जाते हैं। और इसके अलावा जो भी जनपद के सभी जो मुख्य मंदिर हैं वहाँ पर भी लोग जल चढ़ाने का कार्य जो करते हैं, वहाँ पे सभी जगह हमारी जो व्यवस्था है वो इसमें की जा रही है। इसके अलावा कुछ लोग उधर से भी, जैसे ताड़ा जो है उस क्षेत्र से भी हो सकता है जल लेके आए अयोध्या साइड से, तो उसके लिए भी जो रोड डाइवर्जन की जो कार्रवाइयाँ हैं जहाँ पे जरूरत पड़ेगी वो की जाएगी। इसके अलावा रोड पे जो मित्रों कहते हैं कि पिक्चर सब कुछ कहता है, तो इस पिक्चर में भी सावन मास से लेकर के जीवन का सारा सच एक छोटे से प्रदेश में आपको दिखाई दे रहा है। आपके सुख और दुख और उससे निकलने के रास्ते भी दिखाई दे रहे हैं, यदि आप अपने विवेक की दृष्टि से देखें तो। इसी के साथ यदि हम सनातन संस्कृति और भारतीय संवैधानिक मूल्यों के हित में प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका सहयोग, आपका सानिध्य हमारा हक है, और आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके लिए आपका ढेर सारा आभार होगा। थैंक यू सो मच। वेलकम टू PBS न्यूज़।